तो हेलो नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करते हैं CMDS एकेडमी में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये क्लास फाउंडेशन क्लास होगा और ये क्लास ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होगा। जैसे यूपी पुलिस हो गया, बिहार पुलिस हो गया और MP पुलिस हो गया। और बिहार चुनाव के वजह से अनेक वैकेंसी आई हैं। SSC हो गया, रेलवे हो गया। तो ये क्लास ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होगा। तो हमने स्टार्ट किया था इतिहास, जिसे इंग्लिश में हिस्ट्री बोलते हैं। तो हमने हमने कल से स्टार्ट किया था सिंधु घाटी सभ्यता। क्या स्टार्ट किया था? सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। हमने स्टार्ट किया था सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन। जगह कम है, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा लिखता हूँ। हमने स्टार्ट किया था सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं और कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्या इसका और क्या नाम है? हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। और इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं, कांस्य कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। देखिए, इस सभ्यता को हम क्यों सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, क्यों और कोई नाम से क्यों नहीं जानते हम? तो इस सभ्यता का अधिकतम स्थल सिंधु नदी के किनारे पाया गया। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकतम स्थल सिंधु नदी के किनारे पाया गया। देखिए, इस सभ्यता का विकास देखिए, ये हमारा भारत है, ये बगल में हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। भारत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और ये क्या है भैया? पाकिस्तान। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, यह सभ्यता भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे विकसित हुआ। ये सिंधु नदी है, ये क्या है? सिंधु नदी, सिंधु नदी, यह सिंधु नदी है। और ये क्या है? भारत, ये क्या है? पाकिस्तान। तो यह सभ्यता मतलब सिंधु घाटी सभ्यता भारत और पाकिस्तान दोनों जगहों पे पाया गया। मतलब कुछ हिस्सा भारत में पाया गया और कुछ हिस्सा पाकिस्तान में पाया गया। ठीक है। तो देखिए, सिंधु नदी है, तो अधिकतम स्थल इस नदी के आसपास मिलेंगे। अधिकतम स्थल इस नदी के आसपास मिले, मतलब सिंधु नदी के आसपास मिले, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया गया। ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता क्यों रखा गया भैया? हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता इसलिए रखा गया क्योंकि पहला खुदाई हड़प्पा नामक स्थल पे हुआ। हड़प्पा कहाँ पर मिलता है, मतलब हड़प्पा कहाँ पे है वर्तमान में? तो पाकिस्तान के लाहौर प्रांत में है। कहाँ पे है? पाकिस्तान के लाहौर प्रांत में। ठीक है। और माउंट गोमती जिला में। तो ये देखिए, हड़प्पा यहाँ पे हड़प्पा है, हड़प्पा है, ये लाहौर है, पाकिस्तान के लाहौर प्रांत है, तो यहाँ पे हड़प्पा रहेगा। ठीक है। तो सबसे पहले खुदाई सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थल पे हुआ, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। ठीक है। देखिए, भारत में क्या ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाता है कि जो बड़ा बेटा होता है उसी के नाम से उसके पिता को पुकारते हैं। जैसे कि आप समझ लीजिए कि एक पिता का सबसे बड़ा बेटा कमलेश है, तो उसके पिता को क्या बोलेंगे? एक कमलेश के पापा। जैसे पंचायत सीरीज में प्रधान जी को अधिकतर लोग रिंकिया के पापा बोलते थे, तो रिंकिया के पापा बोलते थे। तो मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल को खोदा गया, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। ठीक है। उसके बाद कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सभ्यता में
सबसे अधिक इस सभ्यता में सबसे अधिक कांसे का उपयोग हुआ, इसलिए इस सभ्यता का नाम कांस्ययुगीन सभ्यता भी रख दिया गया। हमने ये जाना कि सिंधु घाटी सभ्यता क्यों रखा गया, हड़प्पा सभ्यता क्यों रखा गया और कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों रखा गया। आप लोगों को समझ में आया? सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी है और कांस्ययुगीन सभ्यता भी है। ठीक है, तो हम इरेज करते हैं यहाँ पे। देखिए, हमने ये देखा कि हमने कल ये देखे कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है, मतलब ये कैसे किस आकार में फैला था। तो देखिए, ये भारत है, ये भारत है और ये पाकिस्तान है। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे हम डायग्राम बनाए तो त्रिभुजाकार। तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था भाई? त्रिभुजाकार था। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजा आकार में फैला हुआ था। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा कि पूर्व में कौन सा जगह था, पूर्व में कौन सा जगह था, पश्चिम में कौन सा जगह था, उत्तर में कौन सा जगह था और दक्षिण में कौन सा जगह था। मतलब कहने का ये आशय है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन है, सबसे पश्चिमी स्थल कौन है, सबसे उत्तरी स्थल कौन है और सबसे दक्षिणी स्थल कौन है। तो देखिए, यहाँ पे आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पे क्या है? आलमगीरपुर। यहाँ पे क्या है? सुतकांगीडोर जो पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, और सबसे उत्तर क्या है? मांडा जो कश्मीर में पड़ता है। देखिए, ये भारत है, तो भारत के सबसे शीर्ष पे क्या है? कश्मीर है, जो भारत का ताज भी हम लोग कहते हैं। तो सबसे शीर्ष पे क्या है? कश्मीर। तो मांडा कहाँ पे पड़ता है भैया? तो कश्मीर में पड़ता है। और उसके बाद नीचे क्या है? दैमाबाद। वर्तमान में कहाँ क्षेत्र है? तो महाराष्ट्र में है। हमने ये देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पूर्वी, देखिए ये पूर्व कहते हैं, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। हमने कल दिशा भी बताया था कि ये पूर्व है, ये पश्चिम है, हमारे ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। ये क्या है? पूर्व, ये क्या है? पश्चिम, ये क्या है? ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। तो ये पूर्व में क्या मिला था? आलमगीरपुर। ठीक है, ये एक ही में है। और पश्चिम में क्या था? सुतकांगीडोर। और उत्तर में क्या था? मांडा। और दक्षिण में क्या था? दैमाबाद। देखिए, उसके बाद ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सिंधु घाटी सभ्यता में पाए जाने वाला सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है। जैसे आप लोग ये भी क्वेश्चन, जैसे कि ये भी क्वेश्चन आता है कि वाराणसी किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे है। प्रयागराज किस नदी के किनारे है? तो संगम गंगा यमुना सरस्वती नदी के किनारे पे है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो सरयू नदी के किनारे है। ये क्वेश्चन बनता है। तो उसी प्रकार ये क्वेश्चन भी बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? तो किस नदी के किनारे है भैया? तो हिंडल नदी के किनारे है। हिंडल नदी। ये क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल सुतकांगीडोर किस नदी के किनारे है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल सुतकांगीडोर किस नदी के किनारे है? किस नदी के किनारे है? तो दास नदी के किनारे है। किस नदी के? दास। ठीक है, और ये क्वेश्चन बनता है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा किस नदी के किनारे है? तो मांडा चिनाब नदी के किनारे है।
चिनाब, चिनाब नदी, ये दास का नदी लिख दो। ठीक है। और ये भी क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद किस नदी के किनारे है? तो प्रवरा नदी के किनारे पे है, प्रवरा नदी। ठीक है। हमने इतना कल हम पढ़ चुके थे, आप लोग का मैं इसलिए मैं रिवीजन करा दिया क्योंकि आप लोग एक तरह से आपका रिवीजन हो जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा था कि मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में 300 प्लस स्थल पाए गए, मतलब 300 से अधिक स्थल पाए गए, 350 स्थल पाए गए सिंधु घाटी सभ्यता में, 350 स्थल पाए गए। और एक एक स्थल को हम देखेंगे कि हड़प्पा में क्या क्या मिला, मोहनजोदड़ो में क्या मिला, चनहुदड़ो में क्या मिला, रंगपुर में क्या मिला। तो ये सब स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। तो हम ये देखेंगे कि हड़प्पा शहर में क्या मिला है भैया, और मोहनजोदड़ो में क्या मिला है, चनहुदड़ो में क्या मिला है, हम ये देखेंगे। तो आप लोग को इतना समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का मैप है, इसका विकास इतने क्षेत्र में हुआ है। ठीक है। इसका विकास 13 लाख वर्ग किलोमीटर में हुआ है। इसका विकास 13 लाख, इसका क्षेत्रफल क्या है भैया? तो यहाँ मैं यहाँ पे क्षेत्रफल भी लिख देता हूँ, क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। आप लोग अपने कॉपी में नोट्स कर लीजिए। तो इरेज हम करते हैं। और देखिए, और हमने ये बताया था सिंधु घाटी सभ्यता की पहली जानकारी कौन दिया, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण कौन किया, सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण कौन किया, और सिंधु घाटी सभ्यता का खुदाई कौन किया। तो मैं यहाँ पे लिख दूं सिंधु घाटी सभ्यता का जानकारी सबसे पहले जानकारी कौन दिया था? तो चार्ल्स मेसन ने दिया था। और सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण मतलब जांच कौन किया कि वाकई में यहाँ पे कुछ ना कुछ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया। तो सर्वेक्षण कौन किया भैया? सर्वेक्षण, आप एक क्वेश्चन में जांच लिख दीजिए, आप लोग को याद करने में आसानी होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण कौन किया है, मतलब जांच कौन किया है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम किए हैं। क्या? अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण कौन किया? सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण कौन किया? तो जॉन मार्शल ने किया। तो नामकरण जॉन मार्शल ने किया। ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई कौन किया? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खुदाई कौन किया? तो दयाराम साहनी ने किया। खुदाई दयाराम साहनी। ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले जानकारी कौन दिया? तो चार्ल्स मेसन ने जानकारी दिया। मेसन देखिए मैसेज, आप लोग मैसेज से किसी को जानकारी देते हैं ना कि हाँ भैया हम कॉलेज जा रहे हैं, हाँ भैया हम बाजार जा रहे हैं, हाँ भैया हम मोमोज खा रहे हैं। तो आप लोग पहले मैसेज
जानकारी देते हैं ना किसी को, तो वैसे आप लोग याद करिएगा चार्ल्स मेसन, म से मैसेज, म से मिशन, ठीक है। तो मैसेज से हम जानकारी देते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले जानकारी कौन दिया, तो चार्ल्स मेसन ने दिया, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण कौन किया, मतलब जांच कौन किया कि इस यहाँ पे कुछ ना कुछ है, यहाँ पे कुछ ना कुछ है, तो कौन किया, अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया, अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया। और सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण कौन किया, क्या नामकरण, तो नामकरण कौन किया, जॉन मार्शल ने किया। और सिंधु घाटी सभ्यता का खुदाई कौन किया, मतलब सबसे पहले खुदाई जो स्थल पाए गए वहां पे कौन जाके खोदा कि हाँ भैया यहाँ पे क्या मिला है, वाकई में कुछ है, तो सबसे पहले खुदाई दयाराम साहनी ने किया, क्या, दयाराम साहनी। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, और उसके बाद हम इरेज करते हैं, ठीक है। आप लोग देखिए, हम जो कुछ भी यहाँ पे लिखते हैं आप लोग अपने कॉपी में नोट किया करिए, क्योंकि मैं जो कुछ भी यहाँ पे लिखता हूँ वो सत्य बात होती है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन चुके हैं, और आगे भी क्वेश्चन बनने की संभावना भी है, तो आप लोग इसको हल्के में ना लेकर इसको आप अपनी कॉपी में नोट किया करिए, ठीक है। तो हम मिटाते हैं, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का समय सीमा क्या था, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता कब तक, कब चालू हुई और कब तक चला, तो 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का चला। तो क्या है समय सीमा, क्या है, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ठीक है, ठीक है। और इसका आकार कैसा था, मतलब ये किस आकार में फैला हुआ था, देखिए ये भारत है और पाकिस्तान है, और ये यहाँ पे फैला है, भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे फैला है, तो इसका आकार कैसा है भैया, तो ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे है ऐसे है ऐसे है, कैसे है मैं फिर से लिख दूं, बना दूं, ऐसे ऐसे और ऐसे है, तो क्या है, त्रिभुजाकार, ये त्रिभुजाकार है ना भाई, तो इसका आकार कैसा है, आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार है, ये त्रिभुजाकार में फैला है। इसका क्षेत्रफल क्या है, मतलब यह कितना क्षेत्र में फैला है, कितना क्षेत्र में फैला है, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर। देखिए हम कुछ भी मतलब एक स्थान को ऐसे मतलब नापते हैं तो उसको वर्ग किलोमीटर में नापते हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल क्या है, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा कि पूर्व में कौन सा स्थल था, पश्चिम में कौन सा स्थल था, उत्तर में कौन सा स्थल था और दक्षिण में कौन सा स्थल था। तो पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में सूतकांगेडोर, उत्तर में मांडा और दक्षिण में दैमाबाद। तो मैं यहाँ पे लिख दूं आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, सूतकांगेडोर, सूतकांगेडोर, और ये मांडा, मांडा दैमाबाद। उसके बाद हमने ये देखा कि आलमगीरपुर हिंडल नदी के किनारे था, सूतकांगेडोर डास्क नदी के किनारे था, और मांडा चिनाव नदी के किनारे था, और दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे था। हमने ये देखा। उसके बाद हम एक एक स्थल देखेंगे कि हड़प्पा में क्या मिला है, और मोहनजोदड़ो में क्या मिला है, और चंद्रगुदड़ो में क्या मिला है, रंगपुर में क्या मिला है, लोथल में क्या मिला है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में 350 स्थल मिले हैं। कितने स्थल मिले हैं? 350 स्थल से ऊपर।
तो स्थल कितने पाए गए भाई? 350 प्लस, मतलब 350 से अधिक स्थल पाए गए। सिंधु घाटी सभ्यता में 350 से अधिक स्थल पाए गए। ठीक है, उसके बाद 200 सबसे अधिक स्थल कहाँ पाए गए? तो गुजरात में पाए गए। कहाँ पे? गुजरात में सबसे अधिक स्थल गुजरात। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय सीमा क्या था? 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व था। ठीक है, उसके बाद आकार कैसा था? तो सिंधु घाटी का आकार कैसा था? तो त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार। और इसका क्षेत्रफल क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल क्या था? तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, उसके बाद पूर्व में कौन सा क्षेत्र था? पूर्व में कौन सा जगह था? पश्चिम में कौन सा जगह था? उत्तर में कौन सा जगह था? और दक्षिण में कौन सा जगह था? तो पूर्व में आलमगीरपुर था, पश्चिम में सूतकांगी डोर था, और उत्तर में मांडा था, और दक्षिण में दैमाबाद था। ठीक है, और पूर्व में जो आलमगीरपुर है वो हिंडल नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है भैया? तो हिंडल नदी के किनारे है। सूतकांगी डोर किस नदी के किनारे है? तो दास्क नदी के किनारे है। और मांडा किस नदी के किनारे है? तो चिनाब नदी के किनारे है। और दैमाबाद किस नदी के किनारे है? तो प्रवरा नदी के किनारे था। ठीक है, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में स्थल कितने पाए गए? तो 350 से अधिक स्थल पाए गए। और सबसे अधिक स्थल कहाँ पाए गए हैं भैया? तो गुजरात में पाए गए हैं। कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, और इतना आप लोग अपने कॉपी में नोट करिए। और हम इसके बाद इरेज करते हैं। ठीक है, देखिए, उसके बाद हम एक एक शहर को देखेंगे। हड़प्पा में क्या पाया गया है? तो हम क्या डालें हेडिंग? हड़प्पा शहर। ठीक है, हड़प्पा शहर। देखिए, इसका खोज कौन किया? इसकी खोज कौन की? मतलब खुदाई। खोज से समझ लीजिएगा कि खोदा कौन। तो सिंधु हड़प्पा शहर को दयाराम साहनी ने खोदा। क्या? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। कब खोदे भैया? तो 1921 में खोदे। हड़प्पा शहर को कौन खोदा? मतलब खुदाई कौन किया? तो दयाराम साहनी ने किया। कब किया? तो 1921 में किया। हड़प्पा शहर वर्तमान में कहां पे है? तो पाकिस्तान में है। कहां पे है? पाकिस्तान के लाहौर प्रांत में। कहां पे है भैया? तो पाकिस्तान के लाहौर प्रांत में। वर्तमान क्षेत्र क्या मैं लिखूं? वर्तमान 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 क्षेत्र क्या है? तो पाकिस्तान पाकिस्तान के लाहौर प्रांत। माउंट गोमती जिला, जैसे उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, जैसे वाराणसी जिला हो गया, मिर्जापुर जिला हो गया, चंदौली जिला हो गया, भदोही जिला हो गया। तो वैसे ही लाहौर एक प्रांत है, मतलब लाहौर एक राज्य है पाकिस्तान का। लाहौर एक राज्य है, उस राज्य में माउंट गोमती जिला है। तो हड़प्पा कहाँ पे पाया गया है? तो माउंट गोमती जिला में पाया गया है। माउंट गोमती माउंट गोमती जिला। ठीक है, उसके बाद हम वस्तु को देखेंगे कि हड़प्पा शहर में हम क्या करेंगे? वस्तु को देखेंगे कि हड़प्पा शहर में क्या क्या मिला है। जब खुदाई हुआ, हड़प्पा शहर में जब खुदाई हुआ तो जमीन के नीचे से क्या क्या मिला है। ठीक है, तो उसके बाद हम यहीं पे लिख देते हैं निम्नलिखित
लिखित प्राप्त वस्तु। पहले क्या मिला? कुम्हार का चाक। क्या मिला? कुम्हार का चाक। कुम्हार का चाक। उसके बाद क्या मिला? अन्नागर। मतलब अनाज गृह। अनाज अनाज गृह, जिसे हम गोदाम भी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या मिला? श्रमिक आवास। श्रमिक आवास। ठीक है। उसके बाद क्या मिला? मैं काम बिल्कुल यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद ताबूत। ताबूत। उसके बाद क्या मिला? कब्रिस्तान। RH47। उसके बाद मैं पहले लिख देता हूँ, उसके बाद जब लिख मैं दूंगा उसके बाद मैं समझा दूंगा आपको। ठीक है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं। स्वास्तिक चिन्ह। अरे बाबू ऐसे जो बना रहता है ना स्वास्तिक चिन्ह। देखिए मैं नंबरिंग डाल दूँ यहाँ पे 4 5 5 के बाद ताबूत 6 7 8 9। देखिए हमने क्या देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता में 350 स्थल पाए गए हैं। तो हम एक एक स्थल को देखेंगे कि उस स्थल पे क्या मिला है। जैसे बहुत से स्थल पाए गए, जैसे हड़प्पा पाया गया, मोहनजोदड़ो पाया गया, चनहुदड़ो पाया गया, लोथल पाया गया, रंगपुर पाया गया। मतलब 350 स्थल पाए गए हैं। तो हम एक एक स्थल पे देखेंगे कि जमीन में जब खुदाई हुआ तो वहां पे क्या पाया गया। ठीक है। तो देखिए हड़प्पा शहर सबसे पहले खुदाई हड़प्पा शहर में हुआ। कौन खोज किया भैया? मतलब कौन खुदाई किया? तो दयाराम साहनी ने किया। कब किया? तो 1921 में किया। 1921 ईस्वी। ठीक है। 1921 ईस्वी में किया। वर्तमान क्षेत्र कहाँ है? मतलब हड़प्पा शहर वर्तमान में कहाँ पे पाया गया है? मतलब हड़प्पा शहर वर्तमान में कहाँ पे है? तो पाकिस्तान के लाहौर प्रांत में है। और कौन सा जिला है? माउंट गोमती जिला है। वर्तमान क्षेत्र क्या है? तो पाकिस्तान के लाहौर प्रांत। लाहौर प्रांत में कौन सा जिला? माउंट गोमती जिला है। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि निम्नलिखित वस्तु प्राप्त हुए। मतलब जब हम खुदाई किए तो वहां से वस्तुएं मिली हैं। तो कौन से वस्तु मिला है? तो पहले क्या मिला? कुम्हार का चाक। कुम्हार का चाक। आप लोग गांव से यदि बिलोंग करते होंगे तो आप लोग देखते होंगे जब दिया हुआ बनता है और कोई मटका उटका बनता है तो कुम्हार लोग ऐसे ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे ऐसे घुमाते हैं, गोल सा ऐसे चक्री होता है और एक डंडे पे ऐसे पता नहीं किस हिसाब से वो लोग रखे रहते हैं और उसको एक लकड़ी से ऐसे 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 घुमाते हैं, वो नाचता है और उसके ऊपर मिट्टी रख के उसको शेप मतलब उसका आकार बनाते हैं। यदि दिया का आकार दिया बनाना है तो दिया बनाए, दिया का आकार हिसाब से बनाएंगे। यदि मटका बनाना है तो मटका बनाते हैं। तो हड़प्पा शहर में कुम्हार का चाक मिला। कुम्हार का ऐसे 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 चाक मिला। तो पहले क्या मिला है? कुम्हार का चाक। ठीक है। उसके बाद अन्नागार मतलब अनाज गृह, जहां पे अनाज एक जगह इकट्ठा किया जाता है।
जैसे कि आप लोग गांव से यदि होंगे, आप लोग देखते होंगे एक जगह एक घर, पर्सनल घर बनाया जाता है, वहां पे जितने मतलब गेहूं चावल और मतलब दाल और जो भी अनाज है उसको एक जगह रखा जाता है। और शहर में तो एक खुद डब्बा जैसा कमरा होता है, हाँ भैया गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, बस शाम को इतनी चुके डब्बा है, बच्चा उसी में है, आप उसी में है, बाथरूम उसी में है, किचन उसी में है, सब कुछ उसी में रहता है। तो वो अन्नागार कैसे जानता है? और गांव का इंसान अन्नागार अन्नागार भली भांति जानता है कि अन्नागार क्या होता है। ठीक है, तो अन्नागार मिला, जिसे अनाजगृह भी कहते हैं। देखिए आप लोग को समझाने के लिए, आप लोग अन्नागार यदि भूल जाते हैं तो मैं इसके बगल में अनाजगृह भी लिख दिया हूँ। यदि आप रिवीजन करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यदि अन्नागृह भुला गए हैं तो अनाजगृह भी समझ जाएंगे आप। ठीक है, उसके बाद श्रमिक आवास, मतलब श्रमिक आवास जहाँ पे लोग रहते थे सोते थे, उनका आवास मिला है। ठीक है, उसके बाद मातृ देवी की मूर्ति, एक मूर्ति मिला है, वो कौन सी किसका मिला है? तो मातृ देवी का। हमें ये पता चलता है, मातृ देवी मूर्ति से हमें ये पता चलता है कि यह सभ्यता मतलब सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक था। क्या? मातृसत्तात्मक था। अब मातृसत्तात्मक क्या होता है, पितृसत्तात्मक क्या होता है, तो हम उसके बारे में बताते हैं। देखिए वर्तमान में हमारा जो समाज है पितृसत्तात्मक है। कैसा समाज है? पितृसत्तात्मक। जैसे आपका कोई नाम पूछेगा तो आप बता देंगे कमलेश, मनीष, मनोज, जो भी नाम हो आपका होगा तो आप बता देंगे। परंतु आप कोई पूछेगा कि किसके घर के हो, तो माता का नाम नहीं बताएंगे कि हम इनके घर के हैं, नहीं, अपने पिता का नाम बताएंगे कि हम फलाने सिंह के बेटे हैं। क्या बताएंगे? फलाने सिंह के बेटे, मतलब डॉट डॉट डॉट, जो भी आपके पिता का नाम होगा आप उनका नाम लेकर श्री, मतलब श्री डॉट 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 इन सिंह, चाहे श्री डॉट डॉट जो भी होंगे, इनके बेटे हम हैं। तो वर्तमान में समाज कैसा है? पितृसत्तात्मक, मतलब जो भी फैसला, अभी वर्तमान में महिलाओं की स्थिति तो धीरे धीरे सही हो रही है, परंतु वर्तमान में जो समाज है पितृसत्तात्मक है। कैसा है? पितृसत्तात्मक। यदि आपका कोई घर पूछता है तो आप क्या बताते हैं? हम इनके बेटे हैं, मतलब डॉट 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 इनके बेटे हैं। और परंतु उस समय का समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक था, मतलब उस समय माता ही सब कुछ थी। मतलब कोई भी पूछता था तुम किसके बेटे हो, तो मम्मी का नाम लेके बताते थे लोग कि हम इनके फलाने के बेटे हैं, फलाने फलाने के बेटे हैं चाहे बेटी हैं। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था? तो मातृसत्तात्मक था। मैं यहाँ पे कहाँ पे मैं सिंधु घाटी सभ्यता का समाज लिख देता हूँ। समाज कैसा भैया? मातृसत्तात्मक है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की मूर्ति मिली है। क्या? मातृ देवी की मूर्ति मिली है। उसके बाद लकड़ी का ओखली मिला है। जैसे पहले, अब तो सेलर आ गया है तो अब कोई धान नहीं कूट रहा है। पहले की औरतें क्या करती थी, एक ऐसे होता था ओखली टाइप से, और एक ऐसे डंडा होता था, उसको मूसर बोलते हैं, गांव के देहात में मूसर बोलते हैं उसको। ओखली में चावल रख दिया और ऐसे ऐसे कूट रही है, ये कूट रही है। तो उस समय भी लकड़ी का ओखली मिला है। तो हड़प्पा शहर में लकड़ी का ओखली मिला है। उसके बाद ताबूत, क्या मिला है? ताबूत। देखिए जैसे मुस्लिम लोग होते हैं तो उनको जमीन में दफनाया जाता है, मतलब ऐसे जमीन खोद दिया गया, मैं इसको इरेज कर दूं, मिटा दूं, एक ऐसे जमीन खोद दिया गया जिसको हम कब्र बोलते हैं। क्या? कब्र बोलते हैं। और उनको इसमें ऐसे रख दिया जाएगा, इनको ऐसे रख दिया जाएगा और दफना दिया जाएगा। परंतु ताबूत क्या होता है? जो क्रिश्चियन लोग होते हैं जब वो मर जाते हैं, क्रिश्चियन लोग जब मर जाते हैं तो एक लकड़ी का बॉक्स बनाया जाता है। क्या? लकड़ी का बॉक्स। कैसा बनाया जाता है भैया? तो देखिए मैं सॉरी क्यों भाई ऐसे क्यों हो रहा है? देखिए ऐसे लकड़ी का बॉक्स बनाया जाएगा और उनको इसी में रख दिया जाएगा, उनको इसी में रख दिया जाएगा।
ये अब जो भी आदमी है, महिला है, जो भी है, उनको इस ये बॉक्स बनाया जाएगा। क्रिश्चियन लोग जब मरते हैं तो उनको एक बॉक्स बनाया जाता है, उनको उसी में रख दिया जाता है। उसके बाद बॉक्स को बंद कर दिया जाता है। देखिए बॉक्स बना दिया गया और जो मर गया है उसको इसी में रख दिया जाएगा। उसके बाद जो बॉक्स बंद कर दिया जाएगा और ये बॉक्स को ही सीधा जमीन में रख दिया जाएगा। इसलिए बॉक्स में रखते हैं लोग। उन लोग का मानना है कि जो भी लाश है, मतलब जो भी मृत शरीर है, उस पर ऐसे सीधा मट्टी ना फेंका जाए, ऐसे मट्टी ना फेंका जाए। तो इसलिए क्रिश्चियन लोग पहले बॉक्स बनाते हैं, लकड़ी का बॉक्स होता है, उसको बॉक्स बनाते हैं। उसके बाद उस लाश को ऐसे रख देते हैं, उसके बाद ऐसे रख बंद कर देते हैं बॉक्स को, और सीधा वो बॉक्स जमीन के अंदर रख देते हैं। उसके बाद मट्टी से ढक देते हैं। ठीक है। तो उस समय सिंधु घाटी सभ्यता मतलब हड़प्पा शहर में ताबूत भी मिला है। क्या मिला है? ताबूत। उसके बाद कब्रिस्तान भी मिला है। मतलब देखिए मुस्लिम लोग इकट्ठा जहाँ पे दफनाए जाते हैं उस क्षेत्र को हम कब्रिस्तान बोलते हैं। मतलब जब मुस्लिम लोग मर जाते हैं तो वो लोग दफनाए जाते हैं, जमीन के नीचे दफनाए जाते हैं। तो जहाँ भी दफनाए जाते हैं उस एरिया को, उस क्षेत्रफल को हम कब्रिस्तान बोलते हैं। तो हड़प्पा शहर में कब्रिस्तान भी मिला है। उस कब्रिस्तान का नाम था RH-47। देखिए कब्रिस्तान का क्या नाम था? RH-47। RH-47 मैं क्यों लिखा हूं? क्योंकि कब्रिस्तान जो मिला ना, उसके मेन गेट पे एक ऐसे तरह से मान लीजिए कि खंभा था, उस पे लिखा था RH-47। क्या लिखा था? देखिए मान लीजिए ये कब्रिस्तान है, क्या मान लीजिए कब्रिस्तान है, तो कब्रिस्तान का जो मेन गेट है, यहाँ पे मेन गेट है, वहां पे खंभा है, उस खंभे पे क्या भी लिखा है? RH-47। कैपिटल लेटर में लिखा था RH-47। तो हड़प्पा शहर में कब्रिस्तान मिला है और उस कब्रिस्तान का क्या नाम था? RH-47। तो ये क्वेश्चन बन चुका है कि कब्रिस्तान कहाँ पे मिला है? कहाँ पे मिला है? हड़प्पा शहर में। उस कब्रिस्तान का क्या नाम था? RH-47 कब्रिस्तान नाम था। ठीक है। उसके बाद क्या मिला? हाथी का कपाल। कपाल मतलब कपार, आप अपनी भाषा में समझे तो कपार। ठीक है। यहाँ पे लिखा गया कपाल। कपाल मतलब सर होता है। तो सर को हम कैसे याद करते हैं? कपार। जैसे देखिए आप लोग का सर दर्द करता है तो क्या कहते हैं? अरे दादा दादा कपाल दुखाता है। तो हाथी का कपाल मिला है। ठीक है। तो हाथी का सर मिला है। हड़प्पा शहर में हाथी का सर मिला है। ठीक है। उसके बाद क्या मिला है? स्वास्तिक चिन्ह। क्या मिला है? स्वास्तिक चिन्ह। देखिए ये स्वास्तिक चिन्ह है, आप लोग भली भांति ये चिन्ह कहीं ना कहीं देखे होंगे। आप लोग ये चिन्ह कहीं ना कहीं देखे होंगे। तो इसी को हम बोलते हैं स्वास्तिक चिन्ह। ये सूर्य देवता को समर्पित है। सनातनी धर्म में, मतलब सनातनी धर्म में या कोई भी शुभ काम किया जाता है तो चिन्ह बना दिया जाता है। यह सूर्य देवता को समर्पित के लिए चिन्ह बना दिया जाता है। तो हड़प्पा शहर में क्या मिला है भैया? तो कुम्हार का चाक मिला है। कुम्हार लोग जो ऐसे ऐसे चाक पे कुछ बनाते रहते हैं। दिया बना दिया, वही दिवाली बीता है तो दिया बनाए हैं। तो दिया किस पे बनता है? तो चाक पे बनता है। तो कुम्हार लोग का एक गोल सा चाक होता है, चक्री होता है। आप लोग चक्री तो समझ जाएंगे। तो कुम्हार का चाक मिला है। उसके बाद क्या मिला है? अन्नागार मिला है, मतलब अनाज गृह मिला है। उसके बाद श्रमिक आवास। देखिए कुम्हार का चाक मिला है, उसके बाद अन्नागार, उसके बाद श्रमिक आवास, उसके बाद मातृ देवी की मूर्ति मिली है, उसके बाद लकड़ी का ओखली जिसमें धान कूटा जाता है, ठीक है, चावल छाटा जाता है, तो लकड़ी का ओखली मिला है। उसके बाद ताबूत मिला है। क्रिश्चियन लोग जिस बॉक्स में दफनाए जाते हैं उसको हम ताबूत बोलते हैं। तो क्या मिला है? ताबूत मिला है। उसके बाद कब्रिस्तान मिला है। उस कब्रिस्तान का क्या नाम है भैया? तो RH-47 कब्रिस्तान। ठीक है। उसके बाद हाथी का कपाल मिला है। कपाल मतलब कपार, आप लोग समझिए कपार। तो हाथी का कपाल मिला है। ठीक है। उसके बाद लास्ट में स्वास्तिक चिन्ह मिला है। ठीक है, लास्ट में स्वास्तिक चिन्ह मिला है। तो देखिए क्वेश्चन बनते हैं कि स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से मिला है, कहाँ पे मिला है, और हाथी का कपाल कहाँ पे मिला है, अन्नागार कहाँ पे मिला है, श्रमिक आवास कहाँ पे मिला है। तो
इसलिए हम लिखवाए हैं। आप लोग इसको समझिए कि हम क्यों इसको एक एक चीज हम समझा रहे हैं। ये क्वेश्चन बनता है इसलिए हम एक एक चीज लिखवा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अपने कॉपी में नोट करिए और तब से हम इंक भर लेते हैं। आप लोग नोट करिए भाई। ठीक है, और देखिए हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे था? तो रावी नदी के किनारे था। नदी लिख देता हूं, नदी तो रावी, ये छोड़ दिया था, रावी नदी। ये भी क्वेश्चन बना कि हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। ठीक है, उसके बाद हम इरेज करते हैं और अगला शहर बताते हैं कि अगला शहर की जब खुदाई हुई है तो वहां पे क्या क्या मिला है। ठीक है, तो हड़प्पा शहर को हम इरेज करते हैं। हमने बता दिया कि हड़प्पा शहर में क्या क्या मिला है। उसके बाद हम मोहनजोदड़ो, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कहते हैं मोहनजोदड़ो को। तो मोहनजोदड़ो के बारे में हम पढ़ेंगे कि आखिर मोहनजोदड़ो में क्या मिला है। दूसरा क्या शहर है भैया? दूसरा क्या है? मोहनजोदड़ो। ठीक है, देखिए इसका खोज मतलब इसकी खुदाई कब हुई भाई? 1922। देखिए हड़प्पा 1921 में हुआ, उसके एक साल बाद मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई। तो कब हुई? 1922 में। कौन खुदाई किया? तो राखलदास बनर्जी किया। कौन खुदाई किया? तो राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी, ठीक है, बनर्जी। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। देखिए यह सिंधु नदी है, यहाँ पे हड़प्पा था, सॉरी यहाँ पे हड़प्पा था, यहाँ पे देखिए सिंधु नदी है ना, सिंधु नदी के मोहनजोदड़ो, यहीं पे सिंधु नदी है, उसके बगल में मोहनजोदड़ो है। तो नदी कौन है भाई? खोजकर्ता कौन थे? तो राखलदास बनर्जी। और नदी कौन सा था? तो सिंधु नदी के किनारे पे था। तो नदी कौन है? सिंधु नदी, सिंधु नदी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि आखिर जैसे हड़प्पा में देखा कि हमने कि ये जमीन से मिला है, वैसे ही हम मोहनजोदड़ो में देखेंगे कि जमीन के नीचे से क्या मिला है। तो देखिए निम्नलिखित वस्तु प्राप्त। तो देखिए यहाँ पे देखिए मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं। इसका दूसरा क्या नाम है? एक तरह से हम हेडिंग डालते थे उपनाम, मोहनजोदड़ो का उपनाम। इसको क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला। मतलब देखिए उपनाम मृतकों का टीला क्यों रखा गया भैया? कि जब यहाँ पे खुदाई हुआ, जब राखलदास बनर्जी यहाँ पे गए और जब वो खुदाई किए, मतलब खोदे वहां पे जमीन, खुदाई हुआ, तो यहाँ पे बहुत सारी लाश मिले, वो भी लाश ये नहीं कि सीक्वेंस में कि यहाँ पे है उसके, ये नहीं कि सीक्वेंस में यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जब खुदाई हुआ तो ऐसे ऐसे लाश मिले, कोई ऐसे सोया है, कोई मतलब ऐसे हड्डी मिला,
कोई एक पे एक, जैसे टीला नहीं होता है, जब गेहूं कटती है तो गेहूं जब गज जाता है तो उसको हम बोलते हैं भैया देखो गेहूं का टीला बन गया। तो वैसे मृतकों का टीला हो, मतलब जो भी लाश थी एक तरह से एक पे एक गजी थी। जब यहाँ पे खुदाई हुआ तो बहुत सी लाशें एक ही जगह पे पाई गई, इसलिए इस जगह का नाम मृतकों का टीला रख दिया गया। क्या? मृतकों का टीला। ठीक है, तो इसका उपनाम क्या है भैया? मृतकों का टीला। ये क्वेश्चन पूछा है कि मृतकों का टीला किसे कहते हैं, तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो कहते हैं। किसको कहते हैं? मोहनजोदड़ो को। मैं पानी पी लेता हूं। तब से आप लोग इसको नोट करिए। देखिए, उसके बाद निम्नलिखित वस्तु प्राप्त, मतलब जब जमीन जमीन खोदा गया तो हमें क्या क्या मिला? तो विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार। मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, उसके बाद हम आपको समझा देंगे कि यहाँ पे क्या क्या मिला है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ विशाल अन्नागार, विशाल इंक कम लगा है इसमें भी। पुरोहित का आवास, सूती वस्त्र, सभा सभाकर, राष्ट्रपति शिव। ठीक है, मैं यहाँ पे मैं लिख दूँ कि क्या क्या 2 3 नंबर डाल दूँ, एक तरह से 4 5 6 7 8। देखिए, जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई तो हमें बहुत सी वस्तुएं मिली। वो कौन कौन सी वस्तुएं थे? तो पहला क्या था? विशाल अन्नागार। मतलब अन्नागार हमने बताया ना कि मोहनजोदड़ो में भी मिला था, सॉरी हड़प्पा में भी मिला था, परंतु हड़प्पा में जो अन्नागार मिला था वो छोटा था और मोहनजोदड़ो में बड़ा था, विशाल अन्नागार। तो मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? विशाल अन्नागार। अन्नागार मतलब अनाज गृह, ठीक है, जिसे हम गोदाम भी बोलते हैं। उसके बाद विशाल स्नानागार, मतलब स्नानागार से समझ लीजिए कि एक तरह से स्विमिंग पूल। गांव लोग तो, गांव के लड़का तो तालाबों में कूद जाता है, उसके लिए तो वही स्विमिंग पूल हो जाता है, परंतु जो शहर के लोग रहते हैं वो एक तरह से जाते हैं स्विमिंग पूल में नहाते हैं। तो मोहनजोदड़ो में स्विमिंग पूल भी मिला है। वो कैसा स्विमिंग पूल था? वो विशाल आकार का था। कैसा? विशाल आकार का, जिसे हम हिंदी में बोल रहे हैं विशाल स्नानागार। स्नान मतलब जहाँ पे स्नान कर रहे हैं लोग, विशाल आकार का था। तो विशाल स्नानागार कहाँ पे था भैया? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिला है, मतलब विशाल बिग स्विमिंग पूल मिला है। उसके बाद पुरोहितों का आवास। पुरोहित दैट मीन्स पंडित। जो पंडित जी लोग होते हैं ना, उनको हम पुरोहित बोलते हैं।
और पुरोहित लोग का भी एक क्षेत्र होता है। भैया ये गांव में ये पुरोहित हैं, ये गांव में ये पुरोहित पुरोहित हैं, ये टोला में यही पुरोहित मतलब पंडित जी आएंगे, ये टोला में यही पंडित जी आए। यदि एक टोला के पंडित जी दूसरे टोला में आ गए तो भैया जो उस टोला के पंडित जी है ना वो गुस्सा आ जाएंगे कि भैया हमारे हमारे रहते हुए भी दूसरे पंडित जी को क्यों बुलाया आपने। तो अलग ही मतलब पंडित जी लोग का है गाँव में। तो मैं उनकी बुराइयां नहीं कर रहे हैं, एक तरह से हम समझाने के बेस पे हम उन लोग की कहानी बता दिए हैं। तो कोई पंडित जो होगा तो ठेस ना मतलब वो स्वाभिमान पे नहीं लेगा भाई कि पंडित जी के बारे में बुराई कर रहे हैं, तो नहीं। तो पुरोहितों का आवास मिला है, मतलब जहाँ पे पंडित जी लोग रहते थे उनका घर भी मिला। ठीक है, मोहनजोदड़ो में पुरोहितों का आवास भी मिला। उसके बाद सूती वस्त्र भी मिला। देखिए जब पूजा पाठ होता है तो सूती वस्त्र का उपयोग होता है ना, जैसे धोती पहन लिया, जब इंसान है तो धोती पहन ले, जो सॉरी मानव है और यदि पुरुष है तो धोती पहन लेगा, यदि स्त्री है तो साड़ी पहन लेगा। तो सूती उती का होता है ना, साड़ी मतलब कपड़ा वपड़ा पहनता है ना। और तो पुरोहितों का आवास मिला और सूती वस्त्र मिला। तो मोहनजोदड़ो में सूती वस्त्र मिले हैं। उसके बाद सभागार। देखिए वर्तमान में जब पंडाल लगता है, जैसे पंडित जी लोग कथा कहते हैं तो बहुत लोग जुड़ते हैं, तो एक तरह से सभा बन जाता है। जैसे कि एक तरह से बड़ा घर है, इसी को हम सभागार कहते हैं। जब यहाँ पे पंडित जी होते हैं तो यहाँ पे श्रोता लोग होते हैं, और इस जगह को क्या बोलते हैं, सभागार। मतलब ये जो घर है इसको हम क्या बोलेंगे, सभागार। तो मोहनजोदड़ो में सभागार भी मिला है। ठीक है, उसके बाद चौड़ी सड़क भी मिली। मोहनजोदड़ो में चौड़ी सड़क भी मिली है। कैसी सड़क थी भाई, तो चौड़ी सड़क थी और वो विधिवत रूप था। कैसा था, विधिवत रूप। देखिए ये चौड़ी सड़क है और ये ऐसी सड़कें मिली है विधिवत रूप से। देखिए ये जो है ना, यहाँ पे सड़क है, मतलब ये रास्ता है। ये भी जो देख रहे हैं ना, ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, सॉरी ये रास्ता नहीं, ये जो पतला है ये भी रास्ता है और ये भी रास्ता है। तो मतलब चौड़ी सड़क मिली, इसको हम ग्रिड पद्धति बोलते हैं। मतलब ये सब मोहल्ला है, ये मोहल्ला है, मोहल्ला के लोग यहाँ पे निकले और इस सड़क से यहाँ पे आ गए। ये मोहल्ला के लोग यहाँ पे निकले और इस सड़क से यहाँ पे आ गए। ये मोहल्ला के लोग यहाँ पे निकले और इस सड़क से यहाँ मेन रोड पे आ गए। और इस मोहल्ला के लोग इस रोड पे आए और ऐसे आ गए। इसको हम बोलते हैं ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति मतलब मोहनजोदड़ो विकसित शहर था, मतलब वो विकास कर लिया था शहर। तो देखिए यहाँ पे चौड़ी सड़क मिली है। वर्तमान में दिल्ली में बनाया जा रहा है द्वारिका सड़क, जो 16 लेन का होगा। मतलब 8 लेन ऐसे जाएगा, मतलब एक साथ 8 ट्रक ऐसे जा सकते हैं और 8 ट्रक ऐसे आ सकती हैं। अभी वर्तमान में तो बन भी चुका होगा। हम 2 साल पहले हम पढ़े थे कि द्वारिका सड़क बनाया जा रहा है। तो द्वारिका एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, सड़क नहीं एक्सप्रेसवे। तो वो 16 लेन का है, मतलब 8 रास्ता ऐसे जाएगा, ऐसे लोग जाएंगे इस तरफ, और 8 रास्ता इस तरफ के लोग आएंगे। मतलब 8 ट्रक ऐसे जाएंगी और 8 ट्रक ऐसे आएंगी। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो में भी चौड़ी सड़क थी। कैसी सड़क थी, चौड़ी सड़क। उसके बाद पशुपति शिव की मूर्ति मिली। उसके बाद कांसे की नर्तकी, एक नर्तकी मिली। वो कैसी थी, कांसे की। नर्तकी मतलब डांसर, इसको इंग्लिश में डांसर बोलते हैं।
तो उसका वो किस मतलब कैसी बनी थी, उस कांसे की बनी थी। ठीक है, तो हमने ये देखा कि हड़प्पा शहर में क्या मिला है, मोहनजोदड़ो में क्या मिला है। मैं एक तरह से मैं फिर से समझा देता हूँ। मोहनजोदड़ो इसकी खुदाई कब हुई, तो 1922 में हुआ। कौन खुदाई किया गया, तो राखलदास बनर्जी ने किया। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पे था, तो सिंधु नदी के किनारे पे। यह सिंधु नदी गई है और यहाँ पे मोहनजोदड़ो है, यम है ना, तो मोहनजोदड़ो है। उसके बाद निम्नलिखित वस्तु प्राप्त हुए। वस्तु में क्या, विशाल अन्नागार मतलब एक तरह से अनाज गृह मिला, बड़े आकार का अनाज गृह मिला। उसके बाद विशाल स्नानागार मतलब एक बड़े आकार का स्विमिंग पूल मिला। उसके बाद पुरोहितों का आवास मतलब पंडित जी लोग का घर भी मिला है। उसके बाद सूती वस्त्र, जब पंडित जी लोग होंगे तो पूजा पाठ होगा, जब पूजा पाठ होगा तो सूती वस्त्र का उपयोग होगा, तो सूती वस्त्र भी मिला है। उसके बाद सभागार मिला। उसके बाद क्या मिला, सभागार। उसके बाद चौड़ी सड़क, ऐसे चौड़ी सड़कें मिली। उसके बाद पशुपति शिव की मूर्ति मिला। उसके बाद कांसे की नर्तकी मतलब डांसर मिली। वो डांसर कैसी किस चीज की बनी थी, तो कांसे की बनी थी। किस धातु, देखिए एक धातु है कांसा, और नर्तकी कांसे की बनी है। तो ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि यदि आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा। यदि क्लास समझ में आया होगा तो लाइक करिएगा, और यदि कोई भी प्रॉब्लम आई होगी क्लास में, यदि कोई भी चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, हमारी लिखावट यदि आप लोगों को समझ में नहीं आई होगी, तो कमेंट करिएगा कि मतलब सर यहाँ पे आपने क्या बोला था, क्या आप समझाया था, क्या आपने लिखा है। तो यदि आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि सर यहाँ भी प्रॉब्लम आई होगी, और उम्मीद के साथ कह रहे होंगे कि आप लोगों को